हेलो फ्रेंड, नर्सिंग नोट 2 चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के चैप्टर में आता है हमारा फ्लूइड इम्बैलेंस। बात करते हैं हम फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में। ए फ्लूइड इम्बैलेंस इज द कंडीशन अकरिंग व्हेन द पेशेंट लॉस मोर वाटर और fluid than the body can take in, or when the patient take more water and fluid excrete less from the body। फ्लूइड इम्बैलेंस वह स्थिति होती है जब पेशेंट अधिक पानी या फ्लूइड लेता है या जब पेशेंट अधिक पानी और अधिक फ्लूइड लेता है और एक्सक्रीशन कम करता है, तब इस कंडीशन को हम फ्लूइड इम्बैलेंस कहते हैं। जैसे हमने अधिक पानी पिया और हमारे यूरिन के द्वारा या स्वेटिंग के द्वारा जो हमारा फ्लूइड है वो लॉस नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड वो क्रिएट करेंगे। इसलिए हमारी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। एट बॉर्डर लेवल फ्लूइड इम्बैलेंस इज प्रेजेंटेड बाय टू कंडीशन। एक बॉर्डर लेवल होता है, उस कंडीशन में फ्लूइड इम्बैलेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हाइपोवोलेमिया, सेकेंड हाइपरवोलेमिया। बात करते हैं हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपो मीन्स होता है कम। किसी भी चीज़ में हाइपो लगा हो उसका मतलब है कम होना। हाइपोवोलेमिया मतलब हाइपो मीन्स कम, वोलेमिया मतलब वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कम होना हाइपरवोलेमिया कहलाता है। बात करते हैं हाइपरवोलेमिया के बारे में। इट इज आल्सो नोन एज ट्रू वॉल्यूम डिप्लीशन। इसको ट्रू वॉल्यूम डिप्लीशन भी कहते हैं। इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी हाइपोवोलेमिया और फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्बेंस आर often confused with hydration। इसे ट्रू वॉल्यूम डिप्लेशन भी कहते हैं। मेडिकल के टर्म में हाइपोवोलेमिया या फ्लूइड की मात्रा में गड़बड़ी अक्सर डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करती है। हाइपोवोलेमिया रिफर टू स्टेट डिहाइड्रेशन में वाटर बॉडी से लॉस होता रहता है, और हाइपोवोलेमिया एक अवस्था को संदर्भित करती है। अब कंबाइंड सॉल्ट एंड वाटर लॉस दिस विल लीड टू रिडक्शन ऑफ ECF वॉल्यूम, whereas dehydration refer to only water loss alone। With increased serum sodium level in hypovolemia, the loss of salt and water may be renal और नॉन रीनल। तो बात करते हैं हाइपोवोलेमिया एक अवस्था को संदर्भित करती है जो कि वाटर और साल्ट दोनों कंबाइंड होकर हमारी बॉडी से निकलते हैं। इससे हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है। ECF की मात्रा का डिहाइड्रेशन ओनली वाटर के लॉस को इंडिकेट करता है। सीरम सोडियम के साथ मिलकर यह प्रक्रिया होती है। हाइपोवोलेमिया में नमक और पानी की लॉस मूल रूप से रीनल या नॉन रीनल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रीनल के बारे में। इटियोलॉजी की बात करते हैं हम। इटियोलॉजी की बात करते हैं। रीनल कॉजेज की बात करते हैं। एक्सेसिव यूरिनरी सोडियम क्लोराइड एंड वाटर लॉस हैपन इन मेनी कंडीशन। एक्सेसिव मूल सोडियम क्लोराइड और पानी की कमी कई कंडीशन में होती हैं। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ए हाई फिल्टर्ड लोड ऑफ इंडोजीनस सोल्यूट सच एज ग्लूकोज एंड यूरिया impaired tubular reabsorption sodium chloride and water। Further, it lead to osmotic pressure
इंडोजीनस सॉल्यूट का एक हाई फिल्ट्रेट जैसे ग्लूकोज और यूरिया सोडियम क्लोराइड और वाटर के ट्यूबुलर पुनः अवशोषित को बाधित करता है और आगे यह ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर जाता है। सेकेंड, मेनी ड्रग्स सच एज नाइट्रियूरेटिक, एंटीबायोटिक, ट्राइमेथोप्रिज्म एंड पेंटामिडीन reduce distal tubular sodium reabsorption and this lead to urinary sodium chloride loss. तो नाइट्रियूरेटिक, एंटीबायोटिक, ट्राइमेथोप्रिज्म और पेंटामिडीन रिड्यूस डिस्टल ट्यूबुलर सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम क्लोराइड के लॉस को यूरिनरी ब्लड के द्वारा लीड किया जाता है। नंबर थर्ड है heredity defect in renal transport protein are also associated with reduced reabsorption of filtered sodium and chloride water। जब कोई हेरिडिटी बीमारी हो जाती है हमारे रीनल में, तब हमारा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबुलो इंटेस्टाइन इंजरी इन नेफ्राइटिस। एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कैन रिड्यूस डिस्टल ट्यूबुलर सोडियम क्लोराइड एंड वाटर रिअब्जॉर्प्शन। जब कभी नेफ्राइटिस हो जाता है हमारे किडनी के नेफ्रॉन में, तब हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी और जो हमारा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिस्टल ट्यूबुलर की वजह से कम हो जाता है। जो DCT होता है वो रिड्यूस हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन करने के लिए सोडियम और क्लोराइड को। सेकेंड बात करते हैं नॉन रीनल कॉजेज। नॉन रीनल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो फ्लूइड लॉस फ्रॉम GI ट्रैक्ट, स्किन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। GI ट्रैक्ट, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम से फ्लूइड का लॉस होना। सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन स्पेसिफिक टिश्यू कंपार्टमेंट। टिश्यू कंपार्टमेंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। नंबर थर्ड, वोमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, डिक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड एंड थर्ड स्पेस फ्लूइड शिफ्ट। ये हो गया हमारा नॉन रीनल कॉजेज। रीनल पढ़ लिया हमने, नॉन रीनल पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पैथोफिजियोलॉजी। हाइपोलीमिया अकर ड्यू टू लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड अकर्स more rapidly when coupled with decreased fluid intake। हाइपोलीमिया बॉडी से फ्लूइड के लॉस के कारण होता है। जब हम अधिक तेज़ी से फ्लूइड का यूज कम करते हैं तब हाइपोलीमिया कंडीशन हो सकती है। इट कैन आल्सो डेवलप विद ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, एबनॉर्मल फ्लूइड लॉसेस, वोमिटिंग, डायरिया, GI सक्शनिंग, स्वेटिंग एंड थर्ड स्पेस fluid shift and movement of fluid from vascular system to other body space। फ्लूइड इम्बैलेंस, यह लंबे समय तक अपर्याप्त फ्लूइड के सेवन के कारण होता है। फ्लूइड इम्बैलेंस के नुकसान जैसे उल्टी आना, दस्त होना, बहुत अधिक पसीना होना, GI सक्शनिंग होना, थर्ड स्पेस के बॉडी फ्लूइड में चेंज और संवहनी तंत्र से शरीर के अन्य स्थानों में फ्लूइड के संचयन के साथ साथ विकसित हो जाता है। एडिशनल कॉजेज कैन बी डिक्रीज एबिलिटी टू किडनी कंसंट्रेट यूरिन, ऑस्मोटिक, डाययूरेटिक, हेमोरेज एंड कोमा आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। एडिशन कॉजेज में किडनी के पास कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने की क्षमता होती है।
क्षमता होती है, लेकिन जब ये क्षमता ख़त्म हो जाती है तब ऑस्मोटिक, डायूरेटिक, हेमोरेज, कोमा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पर यह डिपेंड करता है कि हमारी किडनी कंसनट्रेट यूरिन बना सकती है या नहीं बना सकती है। दिस ऑल लीड टू इंक्रीज हेमाटोक्राइट एंड सीरम ऑस्मोलिटी, एक्यूट वेट लॉस, लो सेंट्रल वैरूम प्रेशर विद ट्रैकीकार्डिया एंड मसल क्रैम्प। ट्रैकीकार्डिया के साथ कम सेंट्रल वेनस प्रेशर की वजह से ऐंठन हो जाती है, सीरम ऑस्मोलेटरी, एक्यूट वेट लॉस, कुछ समय के लिए हमारा जो वेट लॉस कम हो जाता है और जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है ट्रैकीकार्डिया के साथ साथ में। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखते हैं हम, ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोलिमिया। एक सीक्वेंस है, अगर आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप अगर इतना भी लिख देंगे तो आपके लिए बहुत है, एग्ज़ाम में मार्क मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइपोलिमिया। उसके बाद डिक्रीज वेनस रिटर्न, डिक्रीज प्रीलोड, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, हाइपोटेंशन, परफ्यूजन फेलो एंड टिश्यू हाइपोक्सिया, ऑर्गन डिसफंक्शन, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। बहुत अधिक वॉल्यूम में अगर हमारा फ्लूइड लॉस हो रहा है, लास्ट हमें मल्टीपल ऑर्गन सिंड्रोम हो सकता है। अब बात करते हैं हम साइन सिम्टम की। साइन सिम्टम की बात करते हैं। साइन सिम्टम सिवियरिटी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ फ्लूइड लॉस। साइन या सिम्टम डिपेंड करेगा कि हमारे बॉडी में कितना फ्लूइड लॉस हुआ है। फ्लूइड की कंडीशन के अनुसार हम साइन सिम्टम चेक करेंगे। तो कुछ साइन सिम्टम कुछ साइन सिम्टम जो आपको बताते हैं, जैसे फैटिग होना, थकावट महसूस होना, वीकनेस, कमजोरी, थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगी। जब बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी तो हमें बहुत प्यास लगेगी। पोस्टल डिजीनेस, ओलिगोयूरिया, साइनोसिस। साइनोसिस जो होता है हमारा ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन ब्लू कलर का हो जाता है। और ओलिगोयूरिया जो हमारी बॉडी में है, यूरिया की मात्रा कम होने लगती है। एब्डोमिनल या चेस्ट पेन, एब्डोमिनल या चेस्ट में पेन होने लगेगा। और कन्फ्यूजन या ऑब्टुंडेशन, हमें कन्फ्यूजन हो रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो जाएंगे। एनी एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस विद एड अदर साइन सिम्टम पर इन्वॉल्वमेंट। अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की। Assessment of the patient will guide and further to treat the particular symptom, cause and disease. Assessment will start with पेशेंट का असेसमेंट पर्टिकुलर सिम्टम, कॉज और डिजीज़ के इलाज के लिए हमें गाइड करता है। कोई भी बीमारी हो गई है, जब तक हम उसका टेस्ट नहीं कराएंगे हमें उसके नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में पता नहीं चलेगा। जब तक हमें नॉर्मल एंड एबनॉर्मल की बात नहीं पता चलेगी हम उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री शुड बी कलेक्टेड। इट फोकस ऑन, जो हमारा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री होती है उसको कलेक्ट करना चाहिए, जिससे हमें पुरानी बीमारी के बारे में पता चले। जैसे कभी भी हम टेस्ट कराएं, हमें 2 साल पहले टेस्ट करा लिए हैं
और अगर हम दोबारा कहीं जाते हैं टेस्ट करने के लिए तो जो रिपोर्ट हमारी रहती है उससे हमें ये पता चलेगा कि हमने टेस्ट कब कराया है और किस चीज़ का टेस्ट कराया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डायग्नोसिस में हमें हेल्प मिलती है जब हम पुरानी जो मेडिकल है हिस्ट्री या पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री बेनिफिट मिलती है। सिम्टम दैट पॉइंट टू वॉल्यूम लॉस सच एज डायरिया, वॉमिटिंग एंड ब्लीडिंग। लक्षण जो मात्रा में कमी जैसे दस्त, उल्टी, खून बहना आदि की ओर इशारा करते हैं। यही कारण होता है हाइपोवोलेमिया में जाने का। प्रीवियस वेट गेन, अभी हम चेक करेंगे कि हमारा जो पहले का वेट कितना गेन हुआ है या इस समय कितना गेन हुआ है उसे क्लियर करते हैं। तो जो पहले जो वेट गेन हुआ है इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेट गेन होने से बहुत सी बीमारियां आने लगती हैं। पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, कार्डियक डिजीज या और हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर। प्रीवियस इलनेस की हिस्ट्री जैसे कार्डियक डिजीज या हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर। पुरानी इलनेस हिस्ट्री से हमें यह पता चलेगा कि पेशेंट को क्या बीमारी है, तब उसी के अनुसार हम मेडिसिन या उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमें पुरानी बीमारी के बारे में पता नहीं चलेगा तो हम तुरंत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उससे पहले हम उसका चेकअप कराएंगे। डेली वेट कैन बी हेल्पफुल इन पेशेंट विद हाइपोवोलेमिया ड्यू टू कार्डियक, रीनल एंड लीवर डिजीज। डेली वेट चेक करना चाहिए, इससे यह पता चलेगा कि हाइपोवोलेमिया किस चीज़ की वजह से हो रहा है। हमारे कार्डियक में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे किडनी में या लीवर में कोई डिजीज तो नहीं है जिस कारण हमारे बॉडी में फ्लूइड बढ़ रहा है। कम्युलेटिव फ्लूइड इम्बैलेंस, इसका मतलब संचयी द्रव संतुलन, द्रव को संतुलन में रखने के लिए। नेक्स्ट, ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन we can assess diminished skin turgor, dry oral mucosa membrane. These are less than ideal marker of a decreased ECFV in adult patient. फिजिकल एग्जामिनेशन पर हम स्किन के टर्गर, ड्राई या ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये एडल्ट पेशेंट में लॉस हुए ECFV की मात्रा को बताता है। नेक्स्ट, मोर रिलेबल साइन ऑफ हाइपोवोलेमिया इंक्लूड ए डिक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया, इंक्रीज 50-20 beat per minute upon standing, and standing hypotension is less than 10-20 mm ECG drop in BP on standing. हाइपोवोलेमिया में अधिक विश्वसनीय संकेतों में गले के जुगुलर वेनस मेम्ब्रेन में कमी, ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया, खड़े होने पे 15 से 20 बीट पर मिनट की वृद्धि हो जाती है। ऐसे ही ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन 10 से 15 mm HG शामिल होता है, और ये जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो MHG होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, नीचे आने लगता है। रूटीन केमिकल एग्जामिनेशन में रिलेबल एज इंक्रीज इन BUN एंड क्रिएटिनिन। नियमित रासायनिक परीक्षण से BUN यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन में वृद्धि का पता चल सकता है। जब तक हम रूटीन में चेक नहीं कराएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे ब्लड में
यूरिया, नाइट्रोजन और भी बहुत होते हैं। क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ी है या घटी है, जब तक ये हम क्लियर नहीं कर पाएंगे बढ़ी है मात्रा या घटी है, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेंज में आल्सो अकर सच एज हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया और हाइपरनेट्रेमिया। सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेंज भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया और हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रीटमेंट की बात अब करते हैं। द थेरापेटिक गोल इन हाइपोवोलेमिया आर द रिस्टोर नॉर्मोवोलेमिया एंड रिप्लेस आउटगोइंग फ्लूइड लॉस। हाइपोवोलेमिया में उपचारात्मक लक्ष्य न तो नॉन मोवोलेमिया को बहाल करता है और न ही बाहर जाने वाले द्रव के नुकसान को बदलता है। माइल्ड हाइपोवोलेमिया कैन यूजुअली बी ट्रीटेड विद ओरल हाइड्रेशन एंड रिजप्शन ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस डाइट। जो माइल्ड हाइपोवोलेमिया के पेशेंट होते हैं उनको आमतौर पर ओरल हाइड्रेशन या जैसे पानी पिला दिए हम और डाइट को मेंटेन करके हो सकता है, क्योंकि माइल्ड हाइपोवोलेमिया में फ्लूइड का लॉस कम होता है और यह जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे किसी को अगर माइल्ड हाइपोवोलेमिया हो गया, उसके बॉडी में थोड़ा सा ही फ्लूइड अगर लॉस हुआ है तो हम उसको वाटर सोडियम इलेक्ट्रोलाइट देके ORS आता है उसमें मिला होता है, उसको हम देकर उसके फ्लूइड को हम मेंटेन कर सकते हैं, डाइट भी मेंटेन कर सकते हैं उसको, तो उसका जो हाइपोवोलेमिया है वो कंडीशन में उसकी अच्छी रहेगा, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अब मोर सीवियर हाइपोवोलेमिया रिक्वायर इंट्रावेनस हाइड्रेशन। जब किसी पेशेंट को बहुत ही सीवियर हाइपोवोलेमिया हो जाता है, उसकी बॉडी में जो फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बॉडी में फ्लूइड ही नहीं होता है, तब हम IV हाइड्रेशन दे दें। जैसे NS दे दिया, NS देते हैं हम आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो सीवियर कंडीशन में होते हैं उनमें इंट्रावेनस हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है और यह अधिकतर आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं और यह फ्लूइड को प्रिवेंट करता है लॉस होने के लिए, और यह सबसे अच्छा फ्लूइड होता है जो हाइपोवोलेमिक पेशेंट में देते हैं। हाइपोनेट्रेमिक विद सीवियर हाइपोवोलेमिया। Hypotonic solution 5% dextrose should be given to hypernatremia patient with severe hypovolemia। सीवियर हाइपोवोलेमिक वाले जो हाइपरनेट्रेमिक पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन 5% डेक्स्ट्रोज दिया जाता है। जो 5% डेक्स्ट्रोज होता है यह सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जिससे हमारे बॉडी में सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो सके और अधिक पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड लॉस ना हो। मेंटेन ए वेरी एक्यूरेट एंड फ्रिक्वेंट असेसमेंट ऑफ इनटेक एंड आउटपुट का बहुत सटीक और लगातार मूल्यांकन बनाए रखना चाहिए। वाइल resuscitation using fluid therapy, patient should be observed for input, output, weight, vital, central venous pressure, level of unconscious breathing, sound,
and skin color. These are we give a signal as to when this fluid therapy should be slow to avoid volume overhead. जो फ्लूइड थेरेपी का उपयोग करते हुए पुनर्जीवन करते समय रोगी को इनपुट आउटपुट वेट, वाइटल साइन, सेंट्रल वेनस प्रेशर, लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ब्रीथिंग साउंड और स्किन कलर, ये सब चेक करना चाहिए। जैसे उसका वेट तो नहीं घट गया या बढ़ गया, वाइटल साइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, बीपी तो नहीं बढ़ गया, रेस्पायरेशन तो नहीं बढ़ गया, पल्स कम तो नहीं हो गई, बीपी तो नहीं कम हो गई, ये सब चेक करते हैं। और वर्ड वॉल्यूम ओवरहेड, ये सभी संकेत देंगे कि वॉल्यूम अधिक भार में से बचने के लिए इस फ्लूइड थेरेपी का कम किया जा सके। ये देख लीजिए, थोड़ा सा पिक्चर में समझाते हैं। बैकग्राउंड, लो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है ना, ये फुल था, ये हाफ हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या बात करते हैं, ओरल हाइड्रेशन एंड डाइट मेंटेन। अभी हमने आपको पीछे पढ़ा के ओरली जो भी हम उसको दे सकते हैं, पानी पीने के लिए जूस दे दिए, जूस पीने के लिए, तो इससे हमारा जो वॉल्यूम है वो बॉडी में बढ़ता है और हमें डिहाइड्रेशन होने से बचाता है। हम नींबू पानी भी दे सकते हैं या नारियल पानी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा फ्लूइड जैसा हो उसको हम दे सकते हैं पीने के लिए। एंड आईवी फ्लूइड, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो ओरली नहीं ले पा रहा है, तो उसको हम आईवी फ्लूइड के द्वारा भी दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर बॉडी से ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। क्या अभी पीछे हमने आपको बताया कि हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, तो हमें वीकनेस जैसा फील होगा, फैटिक थकावट जैसा होगा, डिजीनेस होगा एंड बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। देखिए पानी पी रहा है। अब कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हो जाता है, तो कॉज देखते हैं हम। डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड का लॉस होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। ट्रॉमा, जैसे हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो जब ब्लड लॉस हो जाएगा तभी हमें फ्लूइड की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिटवीन सेल के अंदर अगर ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिकल कंडीशन में रीनल डिजीज या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जब हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम होता है या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें हाइपोवोलेमिया कंडीशन हो जाती है। डायग्नोसिस क्या करेंगे इसके लिए हम लेंगे ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में क्या क्या करेंगे, CBC करेंगे, केमिस्ट्री पैनल करेंगे, फिर यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन में देखेंगे हमारा जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन वो बढ़ा तो नहीं है, भी यूरिन चेक करेंगे, क्रिएटिनिन चेक करेंगे, यूरिन चेक करेंगे, सोडियम कंसंट्रेशन यूरिन, जो हमारा यूरिन है उसमें सोडियम कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और यूरिन का जो pH है उसको भी हम चेक करते हैं, और एक्सरे और MRI भी करवा सकते हैं इस कंडीशन को देखने के लिए। तो आई होप आपको आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं। अभी आपने पढ़ा ये देखिए ये हाइपोवोलेमिया पढ़ा है। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो देंगे हाइपरवोलेमिया के बारे में। हाइपोवोलेमिया में क्या होता है, हाइपो ने आपने पढ़ा, अब हम देंगे आपको हाइपरवोलेमिया। हाइपर में ज़्यादा होता है वॉल्यूम, अगर हमारी बॉडी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको हाइपरवोलेमिया कहते हैं। जल्दी ही वेट कीजिए, आपको जल्द ही ये लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।